अस्सलाम वालेकुम मिराज भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा मिराज भाई, हम स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और उसके बाद जी फिर जी, देन विल डिस्कस कि हमने इसको किस तरह आगे लेके चलना है मामलात को। ठीक। मैंने थोड़ा सा प्रियम्बल तो दे दिया है अपने इन तमाम शोज का जो कि हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स वाला है। इसका हम्म। आज का पहला जो हिस्सा है कि इंपीरियल जी एजुकेशन है, ये कैसे एज अ मेथड ऑफ कंट्रोल जो है वो इस्तेमाल होती है। तो जी। इसको हम लोग इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे और इसी के ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो चूंकि पहला सेशन है, पहली गुफ्तगू है हमारी इस टॉपिक के ऊपर, तो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड है क्या, इसका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड अगर आप ऑडियंस को बता सकें तो वो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड जो है, ये सिंपली अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये एक पॉलिसी है ऑफ इम्पीरियलिस्ट्स, जिससे वो लोगों के जिनको उन्होंने कॉन्कर किया होता है उनके माइंड्स को रिसेप्टिव बनाते हैं टू द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। इसके ऊपर सबसे अच्छा जो वर्क है, दैट इज फ्रॉम अ वेरी फेमस कीनियन राइटर ngugi wa Thiong'o। उनकी बुक है डीकोलोनाइजिंग द माइंड। उसमें वो कहते हैं कि इम्पीरियलिज्म इज टोटल, it has economic, political, military, cultural and psychological consequences for the people of the world today। तो अगर हम इसकी एक मिसाल लें इंपीरियलिज्म की, तो ये हो सकती है कि हम एक दूसरे लैंड में एक किला बना रहे हैं अपने लिए, और कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स जो है वो बेसिकली उस जगह की जो सॉइल है उसको हम लूज कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकें और उस जो कंस्ट्रक्शन उसको सस्टेन कर सकें। तो सही। जो हमारे राइटर हैं ngugi wa Thiong'o, उनके नज़दीक लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और उसकी इम्पोजिशन उन लोगों पे जिन पर इंपीरियलिस्ट ने उनको कॉन्कर किया होता है, तो दैट इज सेंट्रल टू कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड्स। तो वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो होती है वो कल्चर को कैरी करती है, और कल्चर जो है वो ओरेटरी और लिटरेचर के जरिए से कैरी करता है उन तमाम वैल्यूज की बॉडी को, जिसके जरिए से हम परसीव करते हैं अपने आप को और अपनी जो प्लेस है इस दुनिया में। तो जब आप एक फॉरेन लैंग्वेज को इम्पोज करते हैं, उसके साथ एक फॉरेन कल्चर आता है, और उसके बाद अगर लोकल्स जो होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फॉरेनर की जो वैल्यूज हैं वो अब लोगों के हार्ट्स में सीमेंट हो गई हैं। तो ये एक इंसिडियस टूल है, इससे लोगों को डिवाइड किया जाता है, और उसके जरिए से इंपीरियलिस्ट जो होते हैं वो अपना स्टेज जो होते हैं उसको मोर पीसफुल बनाते हैं, डिसेंट को क्वेल करते हैं, और जब लोग जो होते हैं वो ज्यादा विलिंग होते हैं टू आइडेंटिफाई विद द कॉलोनाइजर देन देयर ओन पीपल, तो उससे फिर कॉलोनाइजर जो होते हैं उनकी जो इंपीरियलिस्ट एम्बिशन जो होती हैं वो उनमें उन्हें आसानी मिल जाती है। अच्छा, पाकिस्तान वाज, जो पाकिस्तान या इंडिया या साउथ एशिया इन जनरल जो है, ये किसी ज़माने में खुद एक कॉलोनाइज लैंड रहा है। ब्रिटिश जी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पे मौजूद थी। तो इस मेथड का जो हमने आज डिस्कस किया है, जिस जहाँ से हमने स्टार्ट किया है कि कंट्रोल करने के लिए दिमागों को, हार्ट्स को विन करने के लिए, अपने कॉलोनाइजेशन को पीसफुल करने के लिए, उस सारे मेथड को आप वंस ये जो थे हमारे इस जमाने में कॉलोनाइज इस लैंड्स, इनको कैसे देखते हैं कि उन्होंने कैसे इसको कैरी आउट किया था इस जगह के ऊपर? सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहली पॉलिसी जो है दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन एज वेल, वो थी डिवाइड एंड रूल की। ब्रिटिश जो थे उन्होंने यहाँ पे आके सबसे पहले क्या किया कि जो लोकल मुख्तलिफ डिसइंटीग्रेटेड आपकी रूल वो थी राजधानियां जो प्रिंसली, थी। जी जी बिल्कुल, जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स थी उनको उन्होंने उनके डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको उन पर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कब्जा किया। फिर उन्होंने इंपीरियल हिस्ट्री जो थी उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को रीराइट किया, और उसमें उन्होंने शो ये किया कि मुसलमान अहद अलहदा था और ब्रिटिश अहद अलहदा है, हिंदू अहद अलहदा है। उसमें फिर मुसलमानों को उन्होंने ब्रिटिश की तरह का इन्वेडर शो किया, और हिंदुओं को शो किया एज इंडिजिनस लोकल पॉपुलेशन। और फिर उन्होंने इसको सीमेंट किया अपने एजुकेशनल सेटअप्स के जरिए से मिड 19th सेंचुरी में, जिसके जरिए से उन्होंने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अपनी जो कॉलोनियल एजुकेशन है उसको डिसेमिनेट किया,
और लास्ट जो उनका हरबा था वो था थ्रू ब्रिटिश सेंससेस, जिसके जरिए से उन्होंने जो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज थी उनकी अवेयरनेस लोगों में पैदा की। अब इसमें सिर्फ बात चीजें थी वो इनएडवर्टेंट थी, उनकी प्लानिंग नहीं की गई थी कुछ चीजों में, लेकिन उसका जो रोल था इंडियंस को डिवाइड करने में उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंडियंस एज अ रिजल्ट अपने आप से भी नफरत करते थे और एक दूसरे से भी। तो एक तरह से अपने आप को जिस तरह वो डिमीन करते थे तो इंडियंस भी अपने आप को डिमीन, जैसे हमारे यहाँ आजकल एक टर्म यूज होती है देसी कल्चर और वलायती कल्चर की। तो जी देसी कल्चर बिल्कुल। जो है वो कभी भी आप समझते हैं कि उसको अच्छे मायनों में इस्तेमाल नहीं किया, तो यही चीज जो था उस जमाने का जो ब्रिटिश का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ये कर रही थी। जी सही है। इसमें इसमें अगर आप देखें हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये बताती हैं कि हमारे जो जो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड जो हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई वो अभी भी मौजूद है। इसमें सबसे जो ऑब्वियस चीज है वो है आपकी लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है। और लैंग्वेज जब आप कॉलोनाइजर की होलसेल अडॉप्ट करते हैं और अपनी लैंग्वेज को भूल जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी लैंग्वेज जो है वो मिट जाए। ये नहीं कि एक लेजीनेस या उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, प्रॉपर प्लान्ड लैंग्वेज का जेनोसाइड किया जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट, आप कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट फर्स्ट स्टेप। ऑब्वियस साइन, मोस्ट ऑब्वियस साइन कि आपका जो है योर माइंड्स हैव बीन कॉलोनाइज्ड। दूसरी चीज ये आती है आपकी कि आपके लोगों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया जाता है। ओरिएंटलिज्म जो है दैट इज अ होल फील्ड जिसके तहत वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ये साबित करने की कोशिश की कि द conquered populations ईस्ट में जो थी they were predisposed to violence towards barbarism, और उनको डिसिप्लिन करना जो था वो जरूरी था। तो इसकी एक्सट्रीम और माइल्ड फॉर्म्स जो हैं वो हमारे यहाँ किसी ना किसी जगह पे मौजूद होती हैं, विच वी नो एज सेल्फ लोथिंग। फिर आ जाती है आपकी कि कॉलोनाइजर की फाइनेंशियल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल सेटअप की ए टू जेड आप कॉपी जो है वो अपने मुल्क में चाहते हैं। तो उसका फिर नतीजा ये निकलता है कि लोग जो होते हैं वो अपने आप में बिलीव नहीं करते और अपने मुल्क को, जैसे आपने कहा ना कि ये अपने मुल्क के देसी कल्चर को बुरा भला कहते हैं, दे कंसिडर देयर कंट्रीज वेस्टलैंड्स, और वो अपने आप को डिस्टेंस करना चाहते हैं इन वेस्टलैंड से। कॉन्सिक्वेंटली आप देख सकते हैं इफेक्ट्स सच एज ब्रेन ड्रेन, जिसमें लोग जो होते हैं वो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, टैलेंटेड लोग। और आप देख सकते हैं लॉस ऑफ होप, और लोगों में कोई जज्बा नहीं होता अपने मुल्क के लिए काम करने का। तो दीज थिंग्स हैव वेरी रियल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये लोग ऐसे होते हैं, इनको पहचानने का और इस आइडियोलॉजी को पहचानने का तरीका एक और ये भी है कि जो जिस सिस्टम की तरफ ये एस्पायर करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम भी वो सिस्टम हासिल करें, वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होता है जो सिस्टम उनकी फॉर्मर कॉलोनीज और उनकी एलाइज में मौजूद होता है। Frantz Fanon was a very gifted psychologist, and he said कि colonization of minds की सबसे बड़ी निशानी है कि black या brown man wants to increase his whiteness, meaning कि वाइट लोगों में जो है, गोरों में अपने आप को ज्यादा एक्सेप्ट करवाना चाहता है। सो दीज ऑल थिंग्स यू सी इन सोसाइटी, और ये बहुत ऑब्वियस इंडिकेशन है कि वी हैव नॉट डीकोलोनाइज्ड आवर माइंड्स। तो इसका ये मतलब भी हुआ कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आर्मी का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन हो, हमारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत बड़े बड़े, तो आप समझते हैं कि इसके अंदर अभी तक उसके जो आसार हैं वो मौजूद हैं, और दीज आर द टूल्स दैट दे हैव एम्बेडेड ओवर इन अवर सोसाइटी, जिसके जरिए वो अभी तक हमें किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या इसे ये नतीजा अखज़ करना जो है वो सही है? क्योंकि अगर ये बात होती है तो इसका मतलब है कि उससे जो लॉट निकल रही है वो आपके एलीट के अंदर जा रही है, वो एलीट जो ऑलरेडी कॉलोनाइज्ड है, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली यू आर स्टिल कॉलोनाइज्ड थ्रू दीज मैकेनिज्म्स। बिल्कुल। कॉलोनाइजेशन में देखें, आपने जैसा भी जिक्र किया, इट हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और उन सब एस्पेक्ट्स पे ब्रिटिश ने काम किया था, एंड वी हैव स्ट्रगल्ड टू लेट गो ऑफ देम। ठीक है ना। मैंने जैसे आपको बताया कि हमने हर चीज होलसेल कॉपी की फ्रॉम द ब्रिटिश। हमारा पीनल कोड इज स्टिल रिटन फ्रॉम ब्रिटिश टाइम्स, हमने वर्ड टू वर्ड उसको कॉपी किया, उसमें कुछ चीजें चेंज की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज वर्ड टू वर्ड कॉपीड फ्रॉम ब्रिटिश टाइम्स, अगेन हमने उसको कॉपी किया, उसमें से कुछ चीजें हमने चेंज की और अपने मुल्क के हिसाब से उसको बना दिया। बट इट वाज नॉट एग्जैक्टली
केटरिंग फॉर आवर नीड्स, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जिनको डिस्कस करना जो है वो मेरे नज़दीक ज़रूरी है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड जो है उसके सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि यू आर टॉट नॉट टू थिंक क्रिटिकली। वेस्ट में जो हो रहा है उसको आप होलसेल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। इसकी एक एग्जांपल है सेंट्रलाइजेशन की। प्रोफेसर आयशा जलाल ने इस बात का जिक्र किया कि सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान समेत, ओवर द एजेस हम किस तरह से रूल होते हैं कि वी हैड वेरी क्रिएटिव मेथड्स। ठीक है, उसमें हम मल्टीपल आइडेंटिटीज थी, उनको फॉर कर नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज नॉट थ्रू कोएर्शन। ये काम जो था ये ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और हमारे पास जो सिस्टम आता जा रहा था उसमें स्टेबिलिटी थी, और जब वो सिस्टम को अबेंडन कर दिया जाता था तो बल्कनाइजेशन अकर होती थी, सिविल वॉर, वायलेंस। अब ब्रिटिश जो थे जब वो आए उन्होंने सेंट्रलाइज्ड सेटअप रखा, और साथ में उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो थी वो ट्रीटीज भी रखी। ठीक है, तो 1935 तक उनको रियलाइज हुआ कि सेंट्रलाइज सेटअप जो है दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, और उन्होंने पावर को एटलीस्ट ऑन पेपर डिवॉल्व कर दिया। हम जो थे, हम ये लेसन जो थे कभी लर्न नहीं कर सके। हमने सेंट्रलाइजेशन जो थी उसको एज एन अल्टीमेट सोल्यूशन समझा अपने तमाम प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारा डिबेकल हुआ उसकी एक वजह, बहुत सारी चीजों में से एक वजह थी कि सेंट्रलाइजेशन और लैक ऑफ पावर शेयरिंग। ब्यूरोक्रेसी को अगर आप देखें, ब्रिटिश टाइम्स में दिस वाज द कोर्सिव आर्म ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। ठीक है, हमने उसको एग्जैक्टली उसी पर्पस के लिए यूज किया जो ब्रिटिश ने यूज किया था। हमने ये नोटिस नहीं किया कि इसने इंडिया में कितना नुकसान पहुंचाया था और कितनी इनइक्वालिटी इन्होंने क्रिएट की थी ब्यूरोक्रेट्स ने, और कितनी स्टेट जो थी इन्होंने अथॉरिटेरियन बना दी थी। सिमिलरली हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, उसमें हम जो थे वो हमेशा किसी ना किसी की कॉपी करते रहे। शुरू में हमने सेंट्रल प्लानिंग करते रहे, और उसके बाद सेंट्रल प्लानिंग की पॉलिसी के बाद जो थी लेट 1980s में हमने सारी की सारी अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे दी, और हम उससे जो थे वो बरी ज़िम्मा हो गए। वहां से जो हमारे पास चीज आती है हम उसको सारा का सारा कॉपी करते हैं। लास्टली जो है, जो कि सबसे मैं समझता हूँ कि ड्रास्टिक चीज है, वो ये है कि आपके पास एक क्लास ऑफ पीपल डेवलप होगी जो कि ये समझते हैं कि स्टेट पावर को, स्टेट फोर्स को यूज करके लोगों के ऊपर कल्चरल चेंज जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। तो देर आर मैनी स्टडीज बाय सोशल साइंटिस्ट जो कि शो ये करती हैं इस तरह के कोर्जन जो है वो आपके इलेक्टोरेट को, स्पेशली इन कंजर्वेटिव कंट्रीज, वो इलेक्टोरेट को फार राइट की तरफ ले जाती है। सो आई बिलीव दिस इज वेरी डेंजरस। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर आप बता सकें कि जो आप कह रहे हैं कि मेथड है एजुकेशन का, इंपीरियल एजुकेशन का, हमारे यहाँ भी ज़्यादा पाया जाता है, इसके जरिए क्या आउटकम्स ऐसे वकूफ़ पज़ीर हुए हैं हमारे मुल्क में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं उनको कोई ना कोई फायदा अभी तक पहुंच रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज समझने की है कि पाकिस्तान ने जो इंपीरियल एजुकेशन का सेटअप था वो इनहेरिट किया था, सबसे पहली बात। और हमने लाइक ऑल थिंग्स हमने उसको इतना ज्यादा चेंज नहीं किया। ठीक है, हमारे पास कुछ प्राइवेट स्कूल्स मौजूद थे जिनमें से कुछ मुसलमानों की जानिब से बनाए गए थे, कुछ ब्रिटिश की जानिब से, लेकिन उनमें कॉमन थीम ये थी कि वी हैव टू प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस टू व्हाट? ठीक है ना, सवाल ये होता है कि आप प्रोग्रेस करते हैं लेकिन किस चीज पे आपने प्रोग्रेस करना है। तो उसका आंसर जो था इम्प्लिसिटली वो ये था कि वी हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ द सोसाइटी ऑफ द फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स। सिंपल चीज। ठीक है, हमें एक बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल ये कहा गया कि यू हैव टू फॉलो द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं लेकिन जो चंद ममालिक हैं आपके फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स, उनके जो एलाइज हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी सोसाइटी है, उसको आप एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लें। प्राइवेट स्कूल्स जो थे, जो कि नए खुले और जो पुराने थे, उन्होंने इसमें लीड हासिल की, और पब्लिक एजुकेशन आपकी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसका स्टैंडर्ड गिरता गया। तो इन स्कूल्स ने क्या किया कि they took the lead in creating the Sahab. Sahab जो होते हैं that was the title for British officials and their local junior partners from our countries. तो जैसे फ्रांस फनून ने कहा कि प्रेस्टीज जो है दिस केम टू बी नोन इन वाइटनेस, वो उन्होंने कहा था अपने अल्जीरिया के बारे में, दिस इज ट्रू फॉर अस टू। लास्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आपके सामने इस वक्त इसका राइज है, और स्पेशली ट्विटर, एक फैमिली, एक लॉट जो है वो हमारे सामने आ रही है। हमारा राब्ता भी ट्विटर के ऊपर ही हुआ,
तो ट्विटर को सामने रखते हुए या सोशल मीडिया को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि ये जितनी पोलराइजेशन फैल चुकी है, बाद दफा सोशल मीडिया बहुत टॉक्सिक भी हो जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि इस जिनको हम किसी तरीके से इन डायलॉग्स के जरिए इन तमाम मामलात को हम बोतल में बंद कर सकते हैं, या कम से कम किसी ऐसी पोजीशन पर ला सकते हैं जहां एक दूसरे को लोग सुनना शुरू कर दें? देखिए, सोशल मीडिया पहली चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि दिस इज एन ओपन प्लेइंग फील्ड, ठीक है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी जो जर्नलिज्म थी दैट वाज वन साइडेड, ठीक है। अखबार जो थे वो आपको बताते थे, आप उसका फीडबैक देख सकते हैं, और एक जगह पे वो शो हो जाते थे लेटर्स टू द एडिटर। वहां पे आपको एडिटर की मर्जी है वो आपको शो करे ना करे, बट पीपल हैड रियली नो कॉन्क्रीट वॉइस एक्सेप्ट कि आप जो है इलेक्शन के टाइम पे थ्योरेटिकली अपने वोट दें जिस पॉलिटिशियन को, वो फिर जाके आपकी पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट में जाकर डिस्कस करेगा। सो दैट वाज इन थ्योरी। रियल पावर सोशल मीडिया ने लोगों के हाथ में रखी और उन्होंने एनेबल किया, स्पेशली ट्विटर ने, कि आपकी जो इंटेलिजेंसिया है उसको डायरेक्टली चैलेंज किया जाए उनके आइडियाज को। तो इस सिलसिले में जो मैंने देखा वो ये है कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ या और ममालिक में भी प्रॉब्लम्स है कि लोग बदतमीजी करते हैं, वो सारी चीजें, लेकिन इसको सेपरेट रखना चाहिए फ्रॉम एकेडमिक क्रिटिक, और इसको सेपरेट रखना चाहिए फ्रॉम क्रिटिक जो कि पोलाइटनेस में आती है, ठीक है ना। आप एक बहुत ही शाइस्ता तरीके से किसी से बात करते हैं, वो चीज अलग है। इसमें मैंने देखा कि एक जो पाकिस्तान की इंग्लिश स्पीकिंग इंटेलिजेंसिया है वो बेसिकली दैट इज एन एको चेम्बर, ठीक है। वो चाहते नहीं है कि उनके और उनके फेलोज जो कि एक खास नजरिए पे बिलीव रखते हैं उनके अलावा किसी की आवाज सुनना नहीं चाहते। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो लोग जो बदतमीजी वगैरह इस पे उतर आते हैं वो भी गलत है। लेकिन जो एक आम आदमी आपके साथ इंगेज करना चाहता है उसको मौका देना चाहिए, और अगर आप उसको मौका नहीं देते हैं और उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर यही होगा कि पोलराइजेशन विल इंक्रीज एंड पाकिस्तान इंटेलिजेंसिया विल बी पुश टू द साइड इवन फर्दर। तो इसमें जो थोड़े से लोग जो कि फहम रखते हैं इन मामलात में, तो दे डू engage with people to some extent, लेकिन ओवरऑल दिस इज फेनोन की मैं अगेन बात करूंगा कि probably उनके नजदीक we are not white enough. राइट, चलें, थैंक यू सो मच महराज भाई, आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होपफुली हम इसको कंटिन्यू थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड ऑनर इज अवर्स कि आपने हमें टाइम दिया और आपने एग्री किया कि हम इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ये जो कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड है, इसको हम किसी ना किसी तरीके से लोगों तक पहुंचाना शुरू करें। थैंक यू अगेन। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।